यूजिंग डीपीएसपी का आर्टिकल्स याद कर रहे थे, ठीक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। सबसे पहला कहां से कहां तक है? 36 से 51। आर्टिकल 36 में क्या बोलता है? सबसे पहले आर्टिकल में डेफिनेशन दिया हुआ है। आर्टिकल 36 से 51 में क्या डेफिनेशन, और किसका डेफिनेशन, ठीक है, स्टेट का। स्टेट मतलब राज्य, राज्य के। और क्या बोला है कि आर्टिकल 36 में डीपीएसपी के लिए राज्य शब्द की परिभाषा वही रहेगी जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द की परिभाषा है, ठीक है। ये डेफिनेशन दिया गया आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में 3 बातें दी गई हैं। पहला चीज मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस था बताया मैंने। डिफरेंस ये था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है और ये वाद योग्य नहीं है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो, लेकिन यहाँ डीपीएसपी के कोई प्रिंसिपल आपने लागू नहीं किए गए, नहीं फॉलो हुए, आपको नहीं मिले उसका अधिकार, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये डिफरेंस था मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में। ये ऐसा क्यों? तो मतलब बहुत सारे अधिकार मिलने चाहिए थे भारत देश के नागरिकों को, ठीक है, लेकिन भारत देश उस टाइम इतना क्षमता नहीं था उसके पास, या इतना समृद्धशाली देश नहीं था कि सभी अधिकारों को दे पाए। तो जो एकदम बेसिक थे, फंडामेंटल थे, जो एकदम जरूरी थे, मूलभूत थे, उनको प्रदान किया गया और उनको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया भाग 3 में, ठीक है। लेकिन बाकी को ये बोला कि जरूरी थोड़ी ना आज समृद्धशाली नहीं है तो कल भी समृद्धशाली नहीं है, आज कैपेबल नहीं है तो कल भी कैपेबल नहीं रहेगा। इस बातों को ध्यान रखते हुए, इन बातों को ध्यान रखते हुए क्या किए गए, कुछ प्रोविजन को डीपीएसपी में डाल दिया गया। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, निदेशक मतलब एक निर्देश दे रही है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। किसमें? डीपीएसपी में। तो जब वो कैपेबल रहेगा तो कर देगा। जैसे उस दिन बताया 41 में क्या था, एक काम एक शिक्षा। अब अगर वो एक काम आपको मिलने का अधिकार मिल जाए और आपको नहीं मिले काम कोई सा, तो आप सीधा कोर्ट चल दोगे, तो सरकार बार बार फंसेगी ना, भारत सरकार, भारत देश, ठीक है। तो ये सब को किस में रखा गया? डीपीएसपी में। कल को अगर जब क्षमतावान बनता है, कल को कैपेबल होता है, तब वो एक काम दिला देगा आपको, एक शिक्षा दिला देगा, मानवोचित दशाएं दिला देगा, ठीक है, प्रसूति सहायता दिला देगा, कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता लागू कर देगा। ये अभी कैपेबल नहीं है तो अभी उसको नहीं किया, ठीक है। तो पहला चीज, मूल अधिकार वाद योग था, ठीक है, और ये वाद योग नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है? डीपीएसपी के सारे प्रोविजन एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं, ठीक, वाद योग्य नहीं है। मतलब इसका अगर हनन हुआ तो कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक। फिर भी बोला भले वाद योग्य नहीं है लेकिन ये शासन चलाने में मूलभूत है। मूलभूत है मतलब फंडामेंटल है, ठीक है, मतलब ये जरूरी है, ठीक है, मूलभूत, फंडामेंटल, ठीक है, मूलभूत, मूलभूत है, फंडामेंटल है। पहला क्या बोल रहा हूँ, 37 में 3 बातें दी गई है। पहला, ये क्या नहीं है? एनफोर्सेबल नहीं है, पहला बात। लेकिन फंडामेंटल राइट है क्या? हाँ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन डीपीएसपी नहीं है। दूसरा बात क्या दिया? ये शासन चलाने में मूलभूत है, फंडामेंटल है, ठीक है। जैसे एक कॉमन सिविल कोड की बात किया था उस दिन, लगभग 90-95% सभी के लिए कानून बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं तलाक में, शादी वाले मामले में, धार्मिक संबंधी कोई नियम कानून है तो अलग अलग धर्म के हिसाब से वो बदल जाता है, ठीक है। तो लगभग 90-95% सबके लिए कानून बराबर है, हर नागरिकों के। कोई हिंदू वाला भी क्राइम करेगा उसके लिए भी उतनी सजा, मुस्लिम भी क्राइम करेगा उसके लिए भी उतनी सजा, तो ये सब बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं शादी, तलाक, ये सब मामले जानते होंगे, तो ये सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो वो लागू करना तो जरूरी है ना, उस देश को अच्छे से चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए लागू करना जरूरी है, मूलभूत है, फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये बोला गया 37 में, आर्टिकल 37 में 3 बातें दी गई, बोल रहा हूँ। पहला, ये एनफोर्सेबल नहीं है। दूसरा, फंडामेंटल है, शासन चलाने में, देश का शासन चलाने में फंडामेंटल, मूलभूत है। और तीसरा, ये बोला गया है कि राज्य, राज्य, स्टेट। अब स्टेट मतलब क्या?
और 12, ठीक है, आर्टिकल 36 और 12। राज्य ये डीपीएसपी के प्रोविजंस को कानून बनाकर लागू करेगी, कानून बनाकर लागू करेगी, ठीक है, एक्ट बना के, ठीक है, या कानून बनाकर लागू करेगी। राज्य ये डीपीएसपी के जितने प्रोविजंस हैं उसको कानून बना के लागू करेगी। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन था, आर्टिकल 40 तो याद कराया था, ठीक है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन था, कानून बना के नहीं बना, पंचायती राज अधिनियम एक्ट बना, अधिनियम, ठीक है। तो ये सब कानून बनाने का बना के लागू करेगी, ये बोला आर्टिकल 37 में, ठीक है। आर्टिकल 36 हुआ, 37 हुआ, 38। अब ये बताना भूलिए, डीपीएसपी आया कहाँ से, लाइन से देखते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल कहाँ से लिया गया ये तो नहीं बोलता, लेकिन उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, प्रेरणा अमेरिका से, ठीक है, भाई यूएसए बोल सकते हो, अमेरिका। और भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल सिटीजनशिप के बारे में भी बात नहीं। मूल अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट किससे लिए गए, अमेरिका से, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी रूस से, ठीक है। कर्तव्य काम कराने के लिए भी घूस रशिया, ठीक है। ये हो गया पार्ट 3। पार्ट 4 आता है अपना क्या, डीपीएसपी। और ये सारे ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसे नहीं लिखा रहता है इंग्लिश में, हिंदी से। पार्ट 4 अभी हो गया डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या है, एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई। वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए काम करे, जो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए काम करे, ठीक है। ये सारे प्रोविजन और पॉजिटिव है। फंडामेंटल नेगेटिव थे, नकारात्मक थे, निषेधात्मक थे, और ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। कैसे, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में जितने भी आर्टिकल पढ़ोगे सब में राज्य ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देगा, गिरफ्तारी के मामले में ऐसा नहीं करेगा, सब नहीं करेगा। तो उसका प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक है, प्रोहिबिटेड है, बोल सकते हो, निषेधात्मक है, ठीक। लेकिन इसमें डीपीएसपी में राज्य समान सिविल संहिता लागू करेगा, ग्राम पंचायत गठन करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसमें करेगा, पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सिर्फ हाँ और नहीं वाले में डिफरेंस है, ठीक है। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ, ये कल्याणकारी राज्य स्थापना करने की बात करता है। अब राज्य ऐसा करेगा, शिक्षा पाने का अधिकार 45 बताया था, आर्टिकल 45 डेढ़ मंथ का क्रैश, ठीक, तो उसमें 0 से 6 उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं एक कल्याणकारी भावना रख रहा है, कल्याणकारी काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी के वेलफेयर के बारे में, किसी के भलाई के बारे में, किसी के कल्याण के बारे में कौन सोचती है, आया सोचती है, आया सोचती, कौन सोचती है, आया। डीपीएसपी कहाँ से आया, आयरलैंड से, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से आया, आयरलैंड से। फिर से बात कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक बारीक चीज यहीं पे कितना भी पढ़ लो, लास्ट टाइम में कंफ्यूजन होता है, लेकिन बार सोर्स पढ़ते रहोगे नहीं होगा, ठीक है। पहला, प्रियम्बल की प्रेरणा कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। लेकिन भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से, डीपीएसपी आयरलैंड से, ठीक है, किससे, आयरलैंड से। कैसे आगे डीपीएसपी में पूरा भी आगे पॉइंट पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने की बात करते हैं। और वेलफेयर कौन करती है, कौन के बंद करती है, आया करती है, आयरलैंड, ठीक है। अब ये बोल रहा हूं मैं, आयरलैंड से दिया गया। एक और पॉइंट आपको मिलेगा कभी कभार ऑप्शन में कि 1935 के निर्देशों का उपकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता नहीं, निर्देशों का उपकरण। 1935 का एक भारत शासन अधिनियम आया था जब भारत देश गुलाम था, ठीक है। तो जो अंग्रेजी शासन कर रहे थे, ठीक है, उससे पहले ब्रिटिशर्स, वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, शासन कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। उन्हीं आगे चलते चलते एक नियम आया था 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो कभी कभार ये बोलते हैं कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। कहाँ से, उस 1935 के भारत शासन अधिनियम के निर्देशों के उपकरण से, निर्देशों के उपकरण से। तो बोलोगे आयरलैंड वाला सही है कि 1935 के निर्देशों के उपकरण वाला सही है, दोनों सही है। कैसे, डीपीएसपी कहां से लिया गया, 1935 के निर्देशों के उपकरण से, और ये 1935 में निर्देशों के उपकरण कहां से लिया गया, आयरलैंड से। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड से, ठीक है। इसने इनको बुक दिया, इन्होंने मुझे बुक दिया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डैड मैं प्रज्ञा से बुक लिया हूँ, ठीक है। तो यही चीज है। डीपीएसपी के प्रोविजन फिलहाल भारत देश में जब किससे लिया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के निर्देशों के उपकरण, निर्देशों के उपकरण, निर्देशक तत्व, निर्देशों के उपकरण से लिया गया। और ये 1935 में ये कहां से आया निर्देशक उपकरण, आयरलैंड से। आयरलैंड में से प्रोविजन थे, ठीक है।
उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ठीक है, ये क्लियर? ठीक है, तो कहाँ से दिया? आयरलैंड से। पार्ट 4 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 36 से 51। ठीक है, 36 में क्या दिया? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की परिभाषा दी है। राज्य की परिभाषा क्या? राज्य की परिभाषा वही जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आर्टिकल 37 तीन बात करता है। पहला, एनफोर्सेबल नहीं होगा, वाद योग्य नहीं होगा, अब इसके लिए वाद नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा क्या? फिर भी फंडामेंटल है, वाद योग्य नहीं है, फिर भी मूलभूत है, फंडामेंटल है। ठीक है, और इनको पालन कराने के लिए, लागू कराने के लिए क्या बनाएगा सरकार? राज्य कानून बनाएगा। 38 बात करता है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। ठीक है, उस दिन याद करा था व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, 8 लोक व्यवस्था। ठीक है, क्या व्यवस्था दी ऐसा देखो। ठीक है, 38 में क्या है? लोक व्यवस्था और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है आर्टिकल 38 में। मतलब राज्य बढ़िया प्रॉपर व्यवस्था करेगा सभी लोगों के लिए, लोक व्यवस्था, और नागरिकों का कैसा न्याय दिलाएगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाएगा। ठीक है, ये बात की आर्टिकल 38। अब मैं पूछूं या एग्जाम पूछे, क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर पूछे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान में कहाँ पर मेंशन है? प्रियम्बल में मेंशन है। हम भारत के लोग पीआईडी और सार दिलाने के लिए है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है क्या? कहाँ पे? न्याय की बात करते हैं ना, आर्टिकल 14 से 18 पूरा न्याय की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय की बात। और फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, और डीपीएसपी में दिया हुआ है क्या? अभी तो पढ़ रहे हैं डीपीएसपी में दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ। ठीक, आर्टिकल 38 ये, आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 39 अलग है। 39 में ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी, ये स्मॉल वाला ए बी सी डी है। और 39 ए बात करूं, ये कैपिटल ए, कैपिटल ए दिख गया, मतलब कहां? बाहर से लिया गया, बाद में लिया गया, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, अब 39 ए बी सी डी ई में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 39 क्या बोलता है? ये पूरा न्याय की बात करता है। ठीक है, 39 और 39 ए बी, तो ये 9 से न्याय, 9 से न्याय, 9 से न्याय, ऐसे याद कर सकते हो। 39 में क्या है? न्याय। यहाँ तो डेफिनेशन 37 में क्या बता दिया? 38 में लोक व्यवस्था। ठीक है, और 4 न्याय। अब यहाँ पे 9 से न्याय। अब न्याय कैसा? ये सिर्फ न्याय कोड वर्ड है, समझ लो, रिलेट करने के लिए, याद करने के लिए। 39 ए में बोलता है कि राज्य स्त्री और पुरुषों के लिए बराबर रूप से, समान रूप से जीविका उपार्जन की व्यवस्था करेगा। मतलब दोनों को मिलना चाहिए, खाने पीने, मतलब क्या होना चाहिए? घर बार चलाने के लिए दोनों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। 39 ए में ये बोलता है। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों को आजीविका के साधन, आजीविका, ठीक है, घर चलाने के लिए। बी में क्या बोलता है? जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो भौतिक संसाधन है, उसका भी समान वितरण होगा, बराबर बटेगा, कोई भी एक पर्सन के हाथों में, सभी के पास रहेगा। ये क्या बोलता है? प्रयास करेगा ऐसा। 39 बी में मोनोपोली क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, 39 ए क्या बोला? स्त्री और पुरुष के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए जो जीविका उपार्जन है उसकी व्यवस्था करेगा बराबर रूप से, समान रूप से। 39 बी क्या कर बोल रहा है? जो भौतिक संसाधन है वो सभी में बटेंगे, वितरण बराबर होगा। सी क्या बोलता है? आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन किसी एक के हाथ में पावर होना, ठीक है, एक ही के हाथ में पावर होना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? वो पावर को बांट देना, बिखेर देना। ठीक है, जैसे ये हर एक कंटेक्स्ट में यूज होता है, चाहे पॉलिटी के कंटेक्स्ट में हो, चाहे इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हो, ठीक है, चाहे देश दुनिया की बातें हो, शासन की बातें हो। जैसे अगर मौर्य साम्राज्य चल रहा है, ठीक, अशोक बोलेगा कि सारे राज्य पे मैं कंट्रोल करूंगा, किसी कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चाहे जहां तक वो कन्याकुमारी तक भी अगर उसका राज्य फैला हुआ है, वहां पे भी कोई डिसीजन लेना है मेरे से पूछो, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं लो। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या? डिसीजन कितना डिले होगा, वहां से हर चीज काम उसको पूछो, छोटी छोटी बातों को लिख के भेजो, फिर वहां से रिप्लाई आएगा। अब फोन वाला सिस्टम तो है नहीं, फोन में पूछ ले, ठीक है। तो ये, लेकिन फायदा क्या? काम जल्दी जल्दी होगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन दे दिया, ठीक है, काम जल्दी जल्दी होगा, नहीं दिया तो डिले होगा, ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, काम डिले होता है, लेकिन पावर एक ही हाथ में है, पूरा पूरा वही कंट्रोल करेगा, कहीं भी जो नहीं होगा, ठीक है।
तो वैसे ही क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक विकेंद्रीकरण, सभी के पास जो पैसे से रिलेटेड पावर है वो सबके पास बराबर रहना चाहिए, ठीक है, आर्थिक विकेंद्रीकरण, आर्टिकल सी। ये बी सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे। डी क्या बोलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अभी बोल रहे ए में भी स्त्री पुरुष थे, डी में भी स्त्री पुरुष है, हाँ है, लेकिन ए में स्त्री पुरुष के लिए जीविकोपार्जन, जो कमाने खाने वाला अपॉर्चुनिटी है वो बराबर है, और ये डी क्या बोल रहा है, कमाने खाने वाला अपॉर्चुनिटी मिल गया, लेकिन एक काम, वही काम महिला भी कर रही, वही काम पुरुष भी कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। मिलता है, प्रोवाइड होता है, सरकारी नौकरी में जाओ मिलेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक ही ग्रेड पे रहता है, ठीक है। तो 39 डी और ए लगभग मिलता जुलता है, लेकिन ए क्या बोलता है, स्त्री और पुरुष दोनों को जीविकोपार्जन, घर बार चलाने के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, और डी क्या बोलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो 39 स्मॉल डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर ई है महिला बच्चों स्त्री पुरुषों के लिए, उसके देखभाल करेगा, प्रॉपर उसका नरिशमेंट रहेगा, ये 39 ई बोलता है, ठीक है। ई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी सी इंपॉर्टेंट है, क्यों, बी और सी अभी आया है, ठीक है। 39 ए को बाद में जोड़ा गया शायद 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ा गया वो देख बता दूंगा। 39 ए दिया मतलब बाद में जुड़ा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शायद जुड़ा गया है। इसमें क्या बोलते हैं, न्याय, ठीक है, समान न्याय की बात करता है, समान न्याय और विधिक सहायता, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता। 39 ए में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। अगर आप गिरफ्तार हो गए कहीं पे भी, गिरफ्तार हो गए और आपके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, आपको फिर भी सरकारी वकील दिया जाता है, तो सभी के लिए समान न्याय और समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, लीगल एड, विधिक सहायता मतलब लीगल एड मिलेगा। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 39 ए, शायद 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। 39 ए क्लियर, ठीक। अभी 39 बी और सी की बात करते हैं, 39 बी और सी, 39 बी और ये सी, स्मॉल बी स्मॉल सी। अब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, एक तो 24वें संविधान संशोधन 1970 बताया था, मैं क्या था बताओ, 24th अमेंडमेंट, हाँ, राष्ट्रपति कंपलसरी उसको साइन करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है कि वीटो यूज कर देंगे, कंपलसरी उसको साइन करना है। 24th अमेंडमेंट 1970 ये बोलता है, 24वां संविधान संशोधन 1970। एक और उसके बाद अमेंडमेंट आया, इंदिरा गांधी जी ने लाया, 24th अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट 1971 है, 71, ठीक है, 25th अमेंडमेंट 1971 1971 ये क्या बोलता है, 1969 में 14 बैंकों का क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब प्राइवेट के समय मतलब सरकार के हाथ में आना है, 14 बैंकों को क्या हो गया, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। 1969 में पढ़े, अगर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पढ़ा होगा, 14 बैंक का सेंट्रलाइजेशन कर दिया किसने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कदम था, ठीक, मतलब जो जिनके हाथों में पावर था उनसे लड़ने चली गई इंदिरा गांधी, काफी विवाद हुआ, काफी विरोध हुआ, लेकिन ऐसे ठोस कदम उठाती थी, ठीक। अब एक रुस्तम कवासजी नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में उसको घसीट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ मामला दिया, किसमें, रुस्तम कवासजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 कई मामला है, ठीक है। तो उसमें बोला किया कि ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या किया था, सेंट्रलाइजेशन तो कर दिया गया, और जो देसी राजद के राजा महाराजा थे उनको जो मिलाया गया था, बहुत सारे प्रावधान देके, बहुत सारे लालच देके उसको मिलाया गया कि आपको ऐसा सुविधा दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, ऐसा इतने पैसे दिए जाएंगे, कहीं यहाँ कोई फाइन मिलेगा, टिकट नहीं लगेगा, बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल जिनको प्यार से समझाना था प्यार से समझाया, जिनको धमकाना था धमका के, लेकिन पूरे सभी रियासतों को, सभी देशी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट को क्या मिला लिए थे, ठीक है। तो उसी में एक शामिल था प्रीवी पर्स, मतलब अलग से उनको विशेषाधिकार प्रीवी पर्स बोला जाता है, प्रीवी पर्स, ठीक है। उसका स्पेलिंग क्या है पता नहीं, प्रीवी पर्स ऐसे होना चाहिए। ये क्या था ये बता देता हूँ। इसमें क्या था, अब उन जो राजा महाराजा थे वो प्रीवी से विशेष अधिकार उनको मिला हुआ है, अलग से सुविधा मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, बहुत सारे पैसे मिलते थे कि ठीक है ना, आप अपना शासन दो, राज्य दो, ये सरकार के हाथ में रहेगा, लेकिन उसके बदले पैसे मिलेगा ना, जो रेवेन्यू आपको मिलता था सरकार देगी आपको, ठीक है, उससे ज्यादा देगी, तो वहाँ सब मिल गए, ठीक। इंदिरा गांधी बोली उसको बंद किया जाए,
ठीक है, बहुत देर से हो गया, देख रही हूँ, बंद किया जाए। कोई इज्जत सम्मान दे नहीं रहा प्रधानमंत्री हूँ, ठीक, बंद करवा दी सबको। एक नेशनलाइजेशन की और एक क्या की, प्री पेपर्स को बंद करा दी, ठीक है, सारे राजा महाराजा का दाना पानी बंद, ठीक है। तो वही कोर्ट में गया और एक मामला ये था, रुस्तम कवाजी, ठीक है, रुस्तम कवाजी, और एक कोई राजा था, उसने भी कोर्ट में जाके चैलेंज किया इस मैटर को, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने फिर वो बोला कि यार ये तो फिर मेरे खिलाफ डिसीजन आ जाएगा, ठीक है, मेरे खिलाफ डिसीजन आ जाएगा तो मैं करना चाह रही हूँ और नहीं हो पाएगा, ठीक है, और जो मुझे करना है वो करके रहूंगी, ठीक। उसके लिए क्या किया गया, 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया, 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया। इसके तहत बोला गया कि अगर ये वो कहीं ना कहीं बोले कि हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, आप कैसे नेशनलाइजेशन कर सकते हो हमसे बिना पूछे, ठीक है, बिना सहमति के, बिना कुछ विशेष अधिकार दिए हुए सीधा नेशनलाइजेशन कर दिया, प्री पर समाप्त कर दिया गया, कैसे कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में क्या पढ़े हम लोग कि मौलिक अधिकार का हनन होगा, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जा रहे थे लोग, रुस्तम कवाजी और एक और सिंधिया, क्या नाम था उनका पता नहीं, एक राजा महाराजा थे, वो भी चले गए, ठीक। तो 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा क्या प्रोविजन लाया गया, इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद से पास कराया कानून। इसमें यह बोला कि आर्टिकल 39 बी और सी, 39 बी स्मॉल सी और फंडामेंटल राइट्स में अगर टकराव होता है, क्या बोला, आर्टिकल 39 स्मॉल सी और फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार में टकराव होता है तो प्राथमिकता मूल अधिकार को नहीं देकर इसको दी जाएगी, 39 बी और सी को, ठीक है। अब 39 बी और सी क्या, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और आर्थिक विकेंद्रीकरण, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये बात करता है 39 बी और सी। तो इसके मामले में वही बोला गया, फ्री पास मिल रहे हैं, ठीक है, अलग से सहायता मिल रही है, समान न्याय नहीं हो रहा सबके लिए, ठीक है। और क्या, भौतिक संसाधन एक ही के पास है, नेशनलाइजेशन किया गया था बैंक, उससे पहले तो प्राइवेट हाथों में था, ठीक है। आर्थिक विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा था, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन करना था, उसके लिए जरूरी था कि वो केंद्र सरकार के हाथों में है, बैंकों का क्या होना चाहिए, कंट्रोल पावर, ठीक है। तो उसका आधार देकर क्या बोला गया कि अगर मौलिक अधिकार और इसमें टकराव हुआ जाए तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता न देकर किसको दिया जाएगा, 39 बी सी। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। और ये और कौन से आर्टिकल में लाया गया, 31 सी, ठीक। क्या बोला, आर्टिकल 31, इतना क्लियर, क्या बोला, 39 ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट है। 39 ए बोलते हैं स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य, समान जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था करेगा समान रूप से, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। बी क्या बोलता है, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, नेचुरल रिसोर्सेज का समान वितरण सभी के लिए, कोई एक अंबानी बस नहीं, कोई एक टाटा बस नहीं, ठीक, किसी एक को विवाद नहीं करना, सबके पास बराबर है। 39 सी क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डी क्या बोलते हैं, समान कार्य के लिए समान निवेदन, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को, ठीक है। और ई वो बच्चों और स्त्रियों के लिए वेलफेयर वाला काम करने गई था, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। 39 बी और सी में बोला, जो बात दी गई है, 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया और ये बोला गया कि 39 बी और सी, 39 बी और सी में अगर इसका टकराव किसके साथ हो, फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराव हो तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, किसको दी जाएगी, 39 बी और सी को। ये तो 25वां संविधान संशोधन 1971 में ये बोला गया, कौन से आर्टिकल के तहत बोला गया, 31 सी, आर्टिकल 31 सी, ठीक। बाद में एक संविधान संशोधन आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत शासन, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एक वाद है, उसमें उस अमेंडमेंट में यह बोला गया है, कानून ने क्या बोला कि सारे मौलिक अधिकार पे नहीं, शुरुआत में जब ये अमेंडमेंट आया था तो बोला कि 39 बी और सी का सभी मौलिक अधिकारों के साथ टकराव हो तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने हटाया और इसको कहां तक सीमित किया, आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31, आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31। तो अभी वर्तमान में उसके बाद की स्थिति, वर्तमान की स्थिति बोलो, जस्ट 25वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया, 39 बी और सी का टकराव अगर किससे हो, फंडामेंटल राइट से हो, किसको प्राथमिकता जाएगी, 39 बी और सी को, ठीक है। ये पहला। उसके बाद क्या चेंजेस आए, उसके बाद ये चेंजेस आए 14, 19 और 31, मतलब 39 बी और सी का टकराव पूरे फंडामेंटल राइट से नहीं, फंडामेंटल राइट्स में दिए गए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के साथ टकराव हो
तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो सभी मौलिक अधिकार नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24, 25 सभी के सभी आर्टिकल नहीं बोल रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है? 14, 19 और 31। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है आपको मालूम है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44 और 42 बार आएंगे, उसको ये रट लेना है। ठीक है, 4 + 2 6 1976, 4 + 4 8 1978। ठीक है, इसके तहत आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया था, हटा दिया था, मौलिक अधिकार से हटा के उसको 30A में डाला गया। ठीक है, पार्ट 12 में आर्टिकल 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मतलब आपको संपत्ति रखने का अधिकार है, अब वो भी एक मौलिक अधिकार दिए गए थे। उस दिन विषय को कहानी बताया था कि अगर यहाँ से रोड बनाना है, एक रोड जाना है, घर आ गया किसी का, उसको तो मौलिक अधिकार मिला हुआ था आर्टिकल 31 के तहत कि क्या संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। अब वो सरकार को उसको हटाना है, तोड़ना है। ठीक है, तो अगर तोड़ दी भूले भटके तो वो कहाँ चले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा। तो ऐसे में तो रोड बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे रोड निकलने होंगे। अब शुरुआत में तो दे दिया गया संपत्ति का अधिकार, लेकिन उस टाइम जब संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, संविधान निर्मात्री सभा के मेंबर्स थे, उनको ये ध्यान में नहीं है। बाद में अमेंडमेंट लाया गया कि क्या कि ये आर्टिकल 31 हटना चाहिए, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार में डालिए, लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट। आप कानूनी रूप से लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन सीधा मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 31 को हटा दिया था 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। ठीक है, और उसको किस में डाल दिया? 300A में, पार्ट 12 के 300A में डाल दिया। अब क्या है, अब सरकार चाहे तो घर वर तुलवा सकती है, जो जमीन है कब्जा कर सकती है, उसके बदले कंपनसेशन देगी। और वो कंपनसेशन क्या रहेगा? जो भी संसद डिसाइड करेगा, जो संसद डिसाइड करेगा, न्यायालय नहीं, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? संसद, पार्लियामेंट। न्यायालय का कोई रोल नहीं। ठीक है, कंपनसेशन कौन देगा? संसद जो कानून बनाए रहेगी उसके हिसाब से कंपनसेशन। तो ज्यादातर क्या रहता है? मार्केट वैल्यू का 3 गुना रहता है कंपनसेशन, शायद जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मार्केट वैल्यू का। जैसे आप कहीं यहाँ से रोड निकाल दिया तो मार्केट वैल्यू का 3 गुना उसको कंपनसेशन दिया है, तो एक प्रकार से फायदा ही है। लेकिन कई लोगों की क्या उसमें इमोशनल चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ठीक है, नहीं मेरे दादा परदादा जी का है, पुश्तैनी जमीन है, मैं नहीं दूंगा, नहीं जमा दूंगा, तो वो हटा देंगे। वो फीलिंग से खोलने नहीं, एक के चक्कर में हजारों लाखों लोगों का नुकसान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 31 को हटा दिया। तो अब वर्तमान स्थिति में क्या है? इस आर्टिकल 31C में वर्तमान स्थिति क्या बोलता है कि अगर 39B और C का टकराव आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से हो तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? 39B और C। तो जो नेशनलाइजेशन हुआ था, जो प्रीपेड समाप्त हुआ था, तो वही पे रह गया। ठीक है, उसको वापस कंटिन्यू नहीं किए। नेशनलाइजेशन हुआ था जो 14 बैंकों का 1969 में। ठीक है, उसको भी बरकरार रहने दिया। ठीक है, कैसे? 25वें संविधान संशोधन 1971 में 31C जोड़े, उसमें बोले 39B और C का टकराव अगर फंडामेंटल राइट से होगा तो फंडामेंटल राइट से अगर टकराव होगा तो 39B और C को प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि फंडामेंटल राइट्स को। इतना क्लियर? ठीक है, बता रहा हूँ, नोट्स में लिखा हुआ था। वो जो नोट्स है ना, जो आपको प्रोवाइड हुआ है, वो एकदम कहानी टाइप का है। सभी चीज़ें जो उसमें लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो वो आपको कहानी समझने के लिए, पढ़ने के लिए आसान रहेगा या फिर नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में बोलोगे कि उसको पढ़ते बैठ रहोगे तो नहीं चलेगा। ठीक, एक टाइम में एक ही साथ पूरा प्रोविजन याद है, इतने सारे अमेंडमेंट रहेंगे आएंगे। अभी तो गिना चुना अमेंडमेंट है तो याद है, बार बार पढ़ के एकदम कंफ्यूज होता था माइंड। अरे 24वां क्या बोल रहा है, 25वां क्या बोल रहा है, 24वां का ईयर अलग, 25वां का ईयर अलग, सबका अमेंडमेंट का ईयर क्या। आर्टिकल तो मैं बोला था 200-300 याद करना पड़ेगा, और 200 बोल के वो 300 याद हो जाएंगे, 350 याद हो जाएंगे। क्यों? 19A याद कर रहे हो, 19B याद कर रहे हो, 19C याद कर रहे हो, D याद कर रहे हो, 19 A B C D E 20 1 2 3 सब तो याद ही करिएगा ना, 22 1 2 3 बस 200 बोल के चार हो जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट भी याद करने पड़ेंगे आप, तब जाके कहीं ना कहीं पॉलिटी पे पकड़ बनता है। जब पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है तो मजा आता है, चाहे कैसे भी घुमा के दे, आपसे बनेगा तो अच्छा लगेगा। पॉलिटी बोला हर किसी के बस की बात नहीं, इतिहास और संविधान, भूगोल लिमिटेड रहता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा लिमिटेड है, अगर वो कॉमन बैकग्राउंड का बना लेगा। ठीक है, साइंस भी एकदम ज़्यादा डीप लेवल का नहीं आता, लेकिन इतिहास में इतने सारे डेट, इतने सारे फैक्ट्स अगर डीप लेवल पूछता है तो नहीं बना पाता। पॉलिटी व्यापक लेवल में भी एकदम डीप एक छोटा पॉइंट, बारीक पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 40 बोलता है क्या कि ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत के इंग्लिश में ग्राम पंचायत ही बोलेंगे। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 बोलता है। आर्टिकल 41 को कैसे याद करेंगे? ये लास्ट का एक को याद करना, एक काम एक शिक्षा तो मिलना चाहिए, ठीक है, एक काम और एक शिक्षा, ठीक है, एक काम और एक शिक्षा। ये 40 अलग हो गया ग्राम पंचायत, एक काम एक शिक्षा मिलना चाहिए, मतलब लोगों को क्या एक काम एक शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा कौन? राज्य, ठीक है। शिक्षा मतलब एक काम और एक डिग्री तो होना चाहिए, तो काम और शिक्षा, यहाँ से याद रहेगा। आर्टिकल 42, अब मैं बोला चलो ठीक है, काम मिल गया, शिक्षा मिल गया, अब हम लोग का भाव बढ़ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए? मानवोचित दशाएं चाहिए, मानव के लिए जो उचित हो, मानवोचित दशाएं चाहिए और प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 42 में क्या बोलते हैं? काम करने के लिए काम मिल गया ना, ठीक है, काम करने के लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मानवोचित दशाएं, ठीक है, मानवोचित मतलब मानव के लिए जो उचित है, मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता, ठीक है। प्रसूति सहायता मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था किया जाए, छुट्टी भी मिलती है मैटरनिटी लिए 6 महीना, ठीक है। आर्टिकल 42 से बोलता है, इतना क्लियर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? 42 यहाँ पे रुकूंगा, पुराना रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। आप लोग घर में पढ़ो ना पढ़ो, अब यहाँ पढ़ाऊंगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, आगे बढ़ते जाओगे ना तो पीछे का समापन होते जाता है, तो जरूरी है पीछे याद करना। अब इस इतिहास ही पढ़ाऊंगा, इतिहास याद नहीं होगा, मीडियल हिस्ट्री नहीं होगा, क्या है मीडियल हिस्ट्री सब पढ़ा करते में याद है नहीं, तो यही हो समस्या होता है। आप पढ़ के रख लिए ना फिर कोई मतलब नहीं। अभी जस्ट नेक्स्ट अगर क्लास हिस्ट्री के लेता हूँ, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने शुरू से पढ़ रहे हो और ये भी अभी पढ़ेंगे, फिर आपको इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर याद करके बैठेंगे तो आपको पुराना 2-3 महीना बेकार हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता अगर पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो। अब एग्जाम में जाओगे, डेटा इंटरप्रेटर जो 5-6 तारीख को दिला रहा है, उनको नुकसान ये है पैटर्न नहीं पता चल पाएगा, पहले दिन दिला रहे हैं क्या पैटर्न मालूम चलेगा। वो तो मैं एक अंदाजा लगाया था ना कि पिछले साल जैसे क्रैश कोर्स में भी छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा बोला, इंडियन जीएस नहीं पढ़ाऊंगा बोला, कारण क्यों? एक तो टाइम नहीं था और दूसरा ये मान के चल रहा था कि पिछले बार सिर्फ छत्तीसगढ़ पूछा ना 50 से 50 क्वेश्चन, तो इस बार भी वही पूछेगा 50 मार्क्स छत्तीसगढ़, ये जिम किया। अब जो पहला एग्जाम दिला के आएगा वो तो बाकी लोग को बताएगा ना कि यार पैटर्न जिस प्रकार से इंडियन जीएस भी पढ़ रहे, छत्तीसगढ़ जीएस भी पूछ रहे हैं, ठीक है सामने भी जगह इधर भी सोफा, हाँ है ना सोफा, तो जिसका 12, 13, 11 को रहेगा उसको तो पैटर्न बता देगा ना भाई, इस पैटर्न पूछा जा रहा है, ठीक है, वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। जैसे एसएससी रेलवे के एग्जाम में भी, रेलवे एसएससी के एग्जाम में अगर डेट से क्वेश्चन पूछ रहे 5 जून को क्या है, ठीक है, 14 अप्रैल को क्या, डेट वाले क्वेश्चन, और वो किसी बंदे को बता दे कि भाई यहाँ डेट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, वो याद करके चले जाएगा, डेट वाले क्वेश्चन लाइन से पूछे जाते हैं, तो वो पैटर्न मालूम चल जाने से काफी बेनिफिट होता है, ठीक। या आप नेट में ही देख लो तो मिल जाता है। अब डेटा इंटरप्रेटर एग्जाम जो शुरू में दिलाया उसको तो कोई आइडिया नहीं, इंडियन जीएस आ रहा नहीं आ रहा है आपको कोई मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन अब वो याद भी नहीं रहेगा तो क्या मतलब है, इतना 2-3 महीने आप हिस्ट्री पढ़ो तो रिवीजन करना जरूरी है, 7 दिन वाला भी फॉलो किया कीजिए, ठीक है। सबसे पहले प्रियम्बल पढ़े थे हम, भारत के लोग से स्टार्ट होता था और कैसा भारत को संपूर्ण पीएचडीएलजी बनाने के, पीएचडीएलजी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ठीक है, सॉवरेन, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और न्याय दिलाने के लिए समस्त नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और कैसी स्वतंत्रता? वर्गवाद स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, और फिर भारत की एकता और अखंडता, ये बात बोली गई थी। और डेट कौन सा मेंशन है? 26 नवंबर 1949 मेंशन था। अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 था। मैं बोला शुरुआत में सभी शब्द नहीं थे जो पीएचडीएलजी और ये सब देख रहे हो, ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा स्पा वर्ड जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? स्पा। एस से समाजवादी सोशलिज्म, पी से पंथ निरपेक्ष और ए से अखंडता। ये पंथ निरपेक्ष को कभी धर्म निरपेक्ष दे देता है ना, वर्ड यूज हुआ है पंथ निरपेक्ष, कभी धर्म निरपेक्ष दे देता है, तो ये स्पा जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ठीक है, परिचय, संविधान का परिचय पत्र है, किसने बोला? बाल्की वाला ने। ठीक है,
फॉल्क्योर एंड सच है। और हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? जन्म कुंडली मुंशी ने किया, मुंशी। ठीक, फिर 3 वाद बताए थे। बेरुबारीवाद में बरी कर दिया, मतलब ये पार्ट नहीं है बोला, भाग नहीं बोला। केशवानंद भारती वाले केस में क्या बोला? पार्ट है बोला। ठीक है, और बम्बई एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या बोला? बम्बई आधारभूत संरचना है, तो भाग है भी बोला, और कैसा है? आधारभूत संरचना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये बोला। ठीक, इतना क्लियर था। ये प्रियम्बल पढ़ो, एक 2 मिनट में प्रियम्बल का रिवीजन। पार्ट 1 देखे थे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 2 3 4। सबसे पहले अगर पूछे भारत को, अच्छा यहाँ प्रियम्बल में भी भारत कितने बार मेंशन है? 2 बार। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, बस वहीं पे 2 बार भारत यूज हो, उसके आगे कहीं भी भारत वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है, आर्टिकल 1 में पूछेगा कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है? 2, भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं ये उसके क्षेत्र में शामिल। पहला था स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी, तीसरा एक्वायर्ड टेरिटरी, राज्य, संघशासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। ये ठीक। आर्टिकल 2 एक्सटर्नल, आर्टिकल 3 इंटरनल, आर्टिकल 4 2 और 3 में जो अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और आर्टिकल 2 और 3 में जो होता भी है वो कैसा बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। आर्टिकल 2 ए क्या था? सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के तहत? ईयर 75। ठीक है, फिर ये 2A को हटाया कौन से अमेंडमेंट से? ईयर जस्ट एक साल बाद 1976। ठीक है, 1976। अच्छा, कभी जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट पढ़ोगे और ईयर याद नहीं है ना, तो जो ईयर याद है उसको देखना। जैसे अभी 24वां वाला याद नहीं आएगा आपको, या 25वां वाला याद नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं 36 से पहले हुआ होगा। तो 1980 था, 60 था, 70 था, 90 था, कैसे याद है? 36वां वाला तो याद है 1976, तो 24वां कहीं ना कहीं पहले होगा, तो ये कम से कम हेल्प करता है। 1980 93 क्या बहुत सारी अमेंडमेंट पढ़ लोगे, जैसे 86वां संविधान संशोधन 2002, तो 86वां वर्ड की जगह 36वां भी जोड़ देगा ना, तो आपको लगेगा हाँ यार इसको 2002 के आसपास पढ़ा, 2002 भी पढ़ा, 36वां भी पढ़ा। तो ऐसे मिस नहीं करना, जो अमेंडमेंट याद है उसके आगे और पीछे करके देख लेगा। तो 24-25 कहीं ना कहीं 1976 से पहले होगा, 1970 का था। आर्टिकल 2A को हटा दिया गया, 1976। इस तरीके से बोला था सिक्किम भारत का अंग बन गया था। ठीक, आर्टिकल 4 इतना। और आपका भारत के संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? 3, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल प्लस हाफ बोल रहा हूँ, आधा से ज्यादा नहीं। 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों ने अनुमोदन दे दिया, तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। लेकिन ये 2 को 368 में मानते हैं, आर्टिकल 368 में माना जाता है। इतना क्लियर? ठीक है। और एक देखे थे, संविधान संशोधन विधेयक को कंपलसरी राष्ट्रपति साइन करता है, ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 24वां अमेंडमेंट 1970 के द्वारा बोला गया, इंदिरा गांधी की सरकार में ला दिए गए थे। ठीक, और कंडीशन बताया था कि कोई बिल, संविधान संशोधन बिल है, संविधान संशोधन विधेयक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास है और लोकसभा में हो जाती है, बिल रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा। लोकसभा से पास हो गई, राज्यसभा में पेंडिंग है, अभी पास नहीं किए, पेंडिंग है, पास नहीं किए, लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा भंग हो गया। राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो गया, बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, क्यों? राज्यसभा से पास हो गया, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ठीक, ये कंडीशन देखे थे। और क्या देखे थे पार्ट 1 में? ठीक, पार्ट 1 इतना ही था। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 5 क्या होता है? संविधान के शुरू में नागरिकता, 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले, 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और 8 में भारतीय मूल के व्यक्तियों का, और 9 में नो एंट्री, मतलब स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लिए तो यहाँ की नागरिकता खुद होगी। 10 में बने रहना, ठीक है, 10 बस बने रहना, ठीक है। और 11 क्या? सारे ठीक है, संसद के पास है। ये देखे थे पार्ट 2 यहाँ तक। ठीक है, पार्ट 2 ये देखे थे। पार्ट 3 फंडामेंटल
राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गया सबसे पहला चीज? अमेरिका से, यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 12 से 35, 12 से 35, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलता है? स्टेट का डेफिनेशन दिया, राज्य शब्द की परिभाषा दी। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, या उसमें कमी करता है, या उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, मेल जोल नहीं रखता, ठीक है, तो न्यायालय ऐसे कानून का रिव्यू कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है, ठीक है, और चाहे तो हटा भी सकती है, डिलीट कर सकती है, ठीक है। तो ये कौन सा बोलता है? आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में लॉ शब्द को भी डिफाइन किया गया है। लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी, ठीक है, ऑर्डिनेंस को भी लॉ बोला जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लॉ शब्द को डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू भी है, और लॉ शब्द को कहाँ डिफाइन किया है पूछने से? आर्टिकल 13 में। फिर आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 खुद बोलता है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता किससे लिया गया? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। और विधि का समान संरक्षण अमेरिका। कैसे अलग में बोला कि दो अच्छा, ब्रिटेन से भी ये न्याय वाली बात, भले हम भारत देश में गाली देते हैं कि यार ब्रिटेन रूल के चले गए, लेकिन वो अपने जगह तो सही था ना। वो अपने देश में गर्व से बताते होंगे कि यार यहाँ कब्जे किए, यहाँ भी कब्जे किए, यहाँ भी कब्जे किए, पूरे धरती का आधा हिस्सा हम लोग कब्जा करके, उनके लिए तो गर्व की बात हो गई। यहाँ हम लोग बोलते हैं अशोक यहाँ तक जीता, चंद्रगुप्त मौर्य अफगानिस्तान के लिए जीता, अफगानिस्तान के लिए तो ये आक्रमणकारी हो गया होगा। तो वो डिपेंड करती है लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वहाँ उसको हीरो के नज़र में देखा जा रहा है, विलन के। तो वहाँ न्याय बड़ी ऐसा के लिए प्रॉपर है, बस गाले गोले का भेद होता है, बाकी न्याय अच्छा है। मैग्ना कार्टा भी बोला गया, मैग्ना कार्टा है, इसको भारत भाग 3 को बोला जाता है। पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्यों? 1215 में डाइसी थे, तो डाइसी छोड़ दो। 1215 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, उसके राजा द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। उसमें क्या मेंशन था? नागरिकों के अधिकारों का मेंशन था। बोले कि अगर ये हनन हुआ तो मेरे पास आना, तब बोलना मेरे को, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला था? मैग्ना कार्टा। और यहाँ भारत के संविधान में भाग 3 किसकी बात करता है? मौलिक अधिकारों की बात करता है, नागरिकों की, इसलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। तो उस टाइम से हम अभी न्याय की बात कर रहे हैं, वहाँ 1215 में ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम यहाँ अभी पुरुष और महिला के लिए बराबर इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं, वहाँ शुरू से 1000 साल 2000 साल पहले से राइट्स चले आ रहे हैं, ठीक है। तो न्याय शब्द में ठीक थे इंग्लैंड में। तो वहां से भी याद रखना कि विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण कैसे आपने बोला? प्रोटेक्शन कौन करेगा? अमेरिका ही करेगा, इतना बड़ा पावरफुल कंट्री है, ठीक है, डेवलप कंट्री है, तो संरक्षण कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो 14 में 2 बार विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? धर्म जज। आर्टिकल 15 1 2 3 4 5 6 पहला आर्टिकल 15 1 क्या बोलता है? धर्म जज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, ये 5 आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) क्या बोलता है? सार्वजनिक स्थल सभी के लिए खुले रहेंगे। सार्वजनिक तालाब हो, कुएं हो, तालाब मतलब पानी, कोई से भी सार्वजनिक स्थल, कोई भी पब्लिक प्लेस है, गार्डन हो, पार्क हो, सभी के लिए खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, सबके लिए खुले रहेंगे। आर्टिकल 15 15(3) बोलता है कि राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(3) 15(4) नॉर्मल एजुकेशन की बात करता है। 15(5) हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता है। और 15(6) अभी 10% इकोनॉमिक विकर सेक्शन को, ये 15(1) से 15 से। आर्टिकल 16 रोजगार में समान अवसर की बात करता है। उसमें किसके आधार पर? 5 तो था धर्म जज, प्लस 2 और हो जाता ओरिजिनल रेसिडेंस, उद्भव और निवास। आर्टिकल 16(3) में बोलता है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर क्या कर सकती है? भेदभाव कर सकती है। जैसे कर्नाटक का एक एग्जांपल दिया था 371(j) में दिया हुआ बात, ठीक है। 16(4) में नौकरियों में आरक्षण की बात है। नौकरी में आरक्षण एसटी एससी ओबीसी जो आरक्षण मिलती है वो। फिर 16(6) में 10% ईडब्ल्यूएस को नौकरी में आरक्षण। 15(6) में क्या था? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ। और 16(6) नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, ठीक। इसी में कहानी बताया था 15-16 में कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाला। 15(4) एक लड़की थी चमकम दोरायदे वाला, ठीक है, वो केस इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो उनका क्या मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो
चली गई थी। कहाँ? मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने उस कम्युनल ऑर्डर को, कम्युनल ऑर्डर क्या, सांप्रदायिक आदेश, ऐसा आदेश जो नौकरी आरक्षण की बात करता था, जाति के आधार पर आरक्षण की बात करता था, उसको वहाँ चैलेंज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ठीक है, उस कम्युनल ऑर्डर को ही रद्द कर दिया। ठीक, तो फिर बाद में संशोधन हुआ और क्या बोला है कि 15(4) जोड़ा गया बाद में। पहला संविधान संशोधन किया गया 1951, और पहले संविधान संशोधन 1951 में सिर्फ एक आर्टिकल नहीं जोड़े गए, बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए, तो वो भी बहुत बार आएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भी कई सारे आर्टिकल जोड़े गए, तो वो भी बहुत बार आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह। तो पहला संविधान संशोधन एक 9वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था, और 15(4) भी जोड़ा गया। और 15(4) में क्या बोला गया कि सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोगों को। फिर बाद में ओबीसी वाले भी आरक्षण की बात होती थी, और ओबीसी का जब आरक्षण मिला था 27%, ठीक है, 27% आरक्षण मिला। 54% आबादी थी इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे 54% आबादी थी, उनको जस्ट आधा आरक्षण दिया गया, 57%। ठीक, तो मोरारजी देसाई एक कालेलकर आयोग बना था। ठीक है, कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिश दी, बोला कि हाँ ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। मोरारजी देसाई की सरकार है, मंडल आयोग बैठाया उन्होंने भी बोला कि हाँ आरक्षण मिलना चाहिए, 27%, कम से कम 27% आरक्षण मिलना चाहिए। मोरारजी देसाई इससे पहले कि उस कानून को लागू करते इसकी सरकार जा चुकी थी, वापस इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी, नहीं माने उस बात को। जैसे फिर वीपी सिंह आया, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने 1991 में, क्या किए वो देखिए, तो वोट बैंक का राजनीति कर दूंगा, उस बेसिस पे चुनाव लड़ा गया था कि मैं आया तो ये लागू 27%। 54% आबादी उसके ऊपर फ्लैट, ठीक है, चलो ठीक है, लाया उन्होंने 27%। हालांकि ज़्यादा दिन सरकार टिकी नहीं, हट गई 2-2.5 साल शासन की। ठीक है, तो वो एक मामला था। अब उस मामले को ओबीसी वाले जो आरक्षण थे, उस मामले को किसमें चैलेंज किया गया था? इंदिरा साहनीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा साहनीवाल में चैलेंज किया गया था। उसमें दो बातें थी, 27% आरक्षण दिए थे एक ओबीसी को, और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए भी आरक्षण की बात की गई थी। जो भी ये 10% दे रहे हैं ना, वो उस टाइम ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनीवाल वाले में बोला कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो चलेगा। ये जो इकोनॉमिक बैकवर्ड वाला कंसेप्ट है, ये ऐसा कहीं पे भी संविधान में मेंशन नहीं है। फिर आगे चल के 103rd अमेंडमेंट 2019, इसमें 10% आरक्षण दिया गया और उसको वैलिड माना गया। ठीक है, ये था आर्टिकल 15-16। आर्टिकल 17 क्या? अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बात करते हैं, 17 खतरा करके आते थे। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? छुआछूत की बात करता है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, और इसी के तहत, इसी के बेस पे कौन सा एक्ट बनाया गया था? सिविल प्रोटेक्शन राइट 1955। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का। दो एक्सेप्शन है, क्या दो एक्सेप्शन है? एक तो सैन्य का और एक डॉक्टरेट का, शिक्षा संबंधी और ये सैनिक संबंधी आप उपाधि ले सकते हो। आर्टिकल 19 से 22 किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन 19(1) से लेके 19(6) तक है। 19(1) में भी ABCDEF, उसको याद रखना है, ए से लेके F। कैसे बताते? एक मैन पार्ट कंट्री देखे थे। पहले मैं भाषण दूंगा, अपने विचार व्यक्त करूंगा, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्यक्त किया। आप लोग बोले, बाकी लोग से भी पूछ लेते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं, बैठक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, किए बैठक सम्मेलन। तो 19(1) क्या बोलता है? बैठक और सम्मेलन की स्वतंत्रता, लेकिन कैसे? बिना हथियार के। ठीक है, लेकिन कैसे? बिना हथियार के। तो यही मैं बोला था कि जो सरदार लोग जो कृपाण धारण करके बैठक करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो 19(1) का अपवाद ना होकर 1925 का, सॉरी, आर्टिकल 25 का पालन है। ठीक, 19(1) फिर हो गया, ग्रुप बैठक कर ली। अब क्या बना लिए? ग्रुप बना लिए, संगठन बना लिए। 19(1) किसकी बात करता है? संगठन बनाने की। फिर संगठन बनाया घूमने निकले, तो 19(1) घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में मैं बोला घूमने की स्वतंत्रता कहाँ? भारत में। जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिल रही है भारत में। ठीक है, संगठन बनाने की शक्ति मिल रही है भारत में। ठीक है, सम्मेलन करने की शक्ति मिल रही है भारत में, घूमने की भी शक्ति मिल रही है भारत में। तो एक मेनका गांधी वाला किस्सा बताया था, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिए, नहीं जाना बाहर विदेशी। उसने चैलेंज किया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाद नाम से जाना जाता है। उसमें सरकार ने बोला कि जो विदेश जाने का अधिकार है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता है। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर आपको विदेश जाने नहीं दिया जा रहा है, विदेश घूमने नहीं दिया जा रहा है, मतलब आपका प्राण छीना जा रहा है कि यहाँ का एनवायरमेंट हो सकता है सूट नहीं कर रहा हो, या मन नहीं कर रहा हो, ठीक है, मन नहीं लग रहा हो,
तो ये प्राणायाम दैहिक स्वतंत्रता। विदेश जाने का क्या तो घूमने वाले अधिकार में शामिल नहीं है, 19 आर्टिकल 19 में शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। वो घूमने वाले किस में बात कर रहा है, भारत में, 19 में घूमने की बात कर रहा हूँ, भारत में घूमने, भारत में कहीं भी घूम गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि श्रीलंका चले गए, पाकिस्तान चले गए, भाई वहाँ आर्टिकल 19 एक डी में दिया हुआ है घूमने के, इसलिए घूमने आ गए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो भारत के अंतर्गत रह के फिर घूम लिए, और वहाँ मन आ गया बढ़िया मैन पार्ट में, वहीं क्या किए, बस गए। 19 एक ई में क्या कहीं भी रहने और बसने के लिए, एफ क्या बोलते हैं, व्यापार। 19 2 से लेके 6 तक उसके ऊपर रोक लगाया कि ऐसा नहीं कि फ्रीडम मिला है तो कुछ भी बोले जा रहे हो, कहीं भी बच जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी घुस जा रहे हो, कहीं भी घूमने का अधिकार किसी घर में चलेगा नहीं भाई, कहीं वहीं बस गए, ऐसा नहीं, ठीक। तो 19 2 से 6 क्या बोलते हैं, अगर लोक व्यवस्था चरमरा रही है, मतलब लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रही है, रोक लगाई जा सकती है। न्यायालय की अवमानना हो रही है आपके कथन से, आपके फ्रीडम से, रोक लगाई जा सकती है। किसी विदेशी से संबंध खराब हो रहे हैं, रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। ये 19 2 से 19 6 4-5 बातों दिए गए, उनके आधार पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक। आर्टिकल 20 और 22 में कंफ्यूजन होता है हमेशा, ऐसे मतलब पहले दोषारोपण होगा, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। दोषारोपण ने इसलिए क्राइम किया तब जाके गिरफ्तार की। 19-20 में क्या है, दोष सिद्धि संबंधी अधिकार है, ठीक है, दोष सिद्धि संबंधी रचना, ठीक है। 20 में भी 20(1), 20(2), 20(3), 20(1) क्या बोलता है, जिस टाइम क्राइम करोगे उस टाइम के लिए, जिस टाइम क्राइम करोगे उस टाइम के लिए। 20(2) क्या बोलता है, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा, एक क्राइम के लिए 1 ही बार सजा, राजीव गांधी वाला एग्जांपल दिया था। 20(3) क्या बोलता है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाद में नहीं कर सकते, ठीक, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाद में नहीं कर सकते, ये बोलता है 20(3). उसका भी अपवाद है, क्या अपवाद है कि ऐसे जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ, और जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध किए उनके खिलाफ ये लागू नहीं होता, ठीक है। 20(3) बोला। 21 बोला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक, राइट टू लाइफ, 21, ठीक। उसमें क्या, आर्टिकल 21 में अगर आपको जीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, वातावरण चाहिए, जो भी चाहिए वो सबके सब आर्टिकल 21 में आते हैं, ठीक है। मरने का अधिकार भी जीने के अधिकार में शामिल है, लेकिन डायरेक्ट दिया नहीं हुआ है, एकदम कहीं रिटर्न फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे मामले हैं जिसमें लगता है कि मरने के अधिकार को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक, क्लियर इसमें था। जैसे वो नर्स वाला एग्जांपल बताया था, क्या नाम था उसका, अरुणा शाम बाग, ठीक है, अरुणा शाम बाग का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो उसके केस में तो वहाँ पे बोले कि ठीक है, मरने का अधिकार भी मरने के लिए अलाउ किया जा सकता है, लेकिन कब, जब कोई असाध्य बीमारी हो जाए, ठीक है, और वैसा असाध्य बीमारी भी कैसा, 4 डॉक्टर्स की टीम लीक कर दे मेडिकल बोर्ड कि हाँ ये मरने लायक ही है, जीवन में कोई काम नहीं है इसका, ये जिंदा रहेगा तो और बाकी लोग मर जाएंगे, इसलिए मार दिया जाए, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल 21 बोलता है। इसी में मेनका गांधी वाला बात बताया था, मेनका गांधी, विदेश जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल है। इसी में राइट टू प्राइवेसी भी आपका आर्टिकल 21 में शामिल है। आपकी प्राइवेसी भंग होगी है, मतलब आप शायद जीने का इच्छा ना करें, प्राइवेसी बनी रहे तो जीने की इच्छा है, तो आर्टिकल 21 में शामिल। आर्टिकल 21A जोड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट के तहत, 42वां संविधान 1976। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ने का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। उसी संबंधित कानून लाया गया था, राइट टू एजुकेशन, RTE बोला था, जैसे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005, ये RTE था, ये आया 2009 में, जो एक्ट आया 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को, लागू हुआ 2010 में, आया 2009 में। एक्ट का नाम है राइट RTE एक्ट 2009, लागू हुआ 2010 में, ठीक। कभी कभी यहाँ अब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, RTE एक्ट पढ़ रहे हैं 2009, एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा लागू कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ, 2010, ऑप्शन 2009 भी था, 2010 भी था, ऐसे बारीक चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक। आर्टिकल 21A क्लियर, 6 से 14, ठीक। यहीं पे मैं बताया था कि 6 से 14 है, 0 से 6 नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पहले आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पहले आ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल ड्यूटी छोड़ दो। इस पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति तत्व, उसमें भी 45 में, आर्टिकल 45 में शिक्षा की बात करता है। आर्टिकल 45 को कैसे करना, जैसे क्रैश कोर्स रहता है 1.5 महीने क्रैश कोर्स, 2 महीने क्रैश कोर्स, तो 1.5 महीने क्रैश कोर्स मतलब कितना दिन, 45 दिन, ठीक है। तो 45 दिन में क्या है, क्रैश कोर्स मतलब फ्री क्रैश कोर्स, निःशुल्क शिक्षा, कहाँ से कहाँ तक के 0-6, तो 0-6 पहले आना चाहिए, उसके बाद 6 से 14, लेकिन नहीं, उसको इसी तरीके से रखना, क्योंकि ऑप्शन में देता है 0 से 6 की 6 से 14 है,
आर्टिकल 21A में कैपिटल है मतलब बाद में जुड़ा गया है। 21A में 6 से 14 है, 0 से 6 नहीं, 6 से 14, और आगे चल के डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में 0 से 6 है, तो 0 से 6 पहले होना चाहिए, बाद में, ठीक है, 6 से 14 पहले, इतना क्लियर। 21A ये बोलता है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 22 में भी 1 2 3 करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 22 में क्या, अगर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको कारण जानने का अधिकार है, ठीक है, और तुरंत विधिक सहायता लेने का भी अधिकार है। तुरंत वकील कर सकते हो, वकील से सलाह कर सकते हो। इससे कई लोग डायलॉग मारते हैं, मेरा वकील आपसे बात करेगा, तो वकील से सहायता लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 22(1) बोलते हैं। 22(2) क्या बोलता है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें आने जाने का। और 22(3) उसका अपवाद है। क्या अपवाद है? यहाँ पे 2 बातें दी गई हैं। एक तो एनिमी कंट्रीज, जैसे झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, तो तुरंत बहुत सारे ट्रेड डिफेक्ट हो जाते हैं। जैसे बिजनेस वाले संबंधी भी नियम कानून हम पढ़ते थे, तो उसमें ये था कि ये सारे प्रोविजंस जो एनिमी कंट्रीज के लोग हैं उनके साथ लागू नहीं होंगे। तो एक कोई इसका टर्म था, एनिमी कंट्री बोल रहा हूँ, उसके लिए कोई टर्म है, जो कोई देश दुश्मन देश बन जाता है, जिसके साथ छिड़ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे भी 22(3) में ये बात दिया गया, अपवाद दिया गया कि कोई दुश्मन देश है उसके नागरिकों के साथ ये सब लागू नहीं होंगे, ठीक है। और 22(2) में 3 में ये दिया पहला, और दूसरा चीज ये बोला गया कि जो डिटेंटिव लॉ, निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं उनके लिए भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। उनको गिरफ्तार ही इसलिए किया जा रहा है कि भाई दूसरा और क्राइम मत कर बैठे, ठीक। जैसे कोई टेररिस्ट प्रवृत्ति का लोग हैं, नजरबंद कर देते हैं, बोलते हैं इसको, ठीक, नजरबंद कर दें, उनको अंदर कर दे, कोई क्राइम हो, हुल्लड़बाजी ना करे, ठीक है। टाडा कोटा और बहुत से नाकोका ये सब, बुचकोका, ये सब कानून थे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब लागू नहीं होंगे। 22(3) बोलता है। 23 और 24 क्या बोलता है? 23 और 24 राइट, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बलाश्रम नहीं करेगा, है ना। मानव का दुर्व्यापार और बलाश्रम, ट्रेड, ह्यूमन ट्रेड, पहले के लोग गुलाम बेचे जाते थे, ठीक है, गुलाम वंश भी था, स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये सब गुलाम बेचे जाते थे, तो ये सब नहीं होगा। मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? बलाश्रम, ठीक है, जबरदस्ती काम करा रहे, 24 घंटे काम करा रहे, काम ज़्यादा करा रहे, पैसे कम दे रहे, ये सब नीति। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 में बोलता है कि 14 साल से कम बच्चों को कारखानों में या जोखिम भरे उद्योगों में नहीं लगाया जाए। वर्तमान का कानून बोलता है कि जोखिम भरे उद्योग नहीं, हर जगह कहीं भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, ठीक। आर्टिकल 24। 25 से 28 क्या था? राइट टू रिलीजन, मतलब रिलीजन को पालन करने के लिए धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता मिलता है, ठीक है। तो 25 में आप किसी भी धर्म के अनुरूप आप आचरण कर सकते हो, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब अपने हिसाब से निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, ये सारी बातें आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 26 बोलता है कि मैनेजमेंट भी कर सकते हो। आर्टिकल 25 बोलता है कि ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन बना दिए। 26 बोलते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। आर्टिकल 27 बोलता है कि राज्य कोई टैक्स नहीं लेगा, किसी भी एक धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं लेगा, नहीं करेगा, सब नकारात्मक है। कैसे नकारात्मक? इसकी प्रकृति, फंडामेंटल राइट्स में टैक्स नहीं लेगा किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? ठीक है, हाँ, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, उसमें कोई रिलीजियस, पर्टिकुलर एक रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 28 होता है। फिर आर्टिकल 29-30 क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है। अल्पसंख्यकों का क्या था उसको अधिकार 29-30 में? कल्चरल राइट था, कल्चरल क्या बोलेंगे? हाँ, संस्कृति का अधिकार है, ठीक है। संस्कृति खास करके अल्पसंख्यकों के लिए बना हुआ है। 29 में उसका पालन कर सकते हो। क्या था देखो, 29-30 जो भी था, छोड़ो, अभी याद नहीं है। 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए बना हुआ था, ठीक है। फिर 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो बाद में हटा दिए गए, ठीक है। और ये अनुसूची 9 में भी मेंशन है। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में वो कानून का मेंशन है, वो कानून के बारे में दिया गया है जिसके बारे में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। उसी में बोलेगा, कभी ये बात ना दे के लैंड रिफॉर्म्स दे दिएगा, तो हाँ, लैंड रिफॉर्म भी सही है कि भाई जमीन से संबंधित था कि हथियार लिए तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वही चीज़ अनुसूची 9 में दिया गया, ठीक है। 29, 30, 31 की बात की है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? 32 में
ये बोला गया टोटल हमको 6 अधिकार मिले, 14 से 18 एक अधिकार, 19-22 दूसरा, 23-24 तीसरा, 25 से 28 चौथा, 29-30 पांचवा और 32वां छठवां अधिकार, 32 में जो है। ठीक है, तो ये 5 अधिकारों का अगर हनन होता है तो छठवां अधिकार इसका प्रोटेक्शन करता है, इसका संरक्षण करता है। और ये बोलता है कि 5 अधिकार का हनन हुआ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, सीधा न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। और आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए न्यायालय 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकती है। पहला क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, उसका हिंदी शब्द है सशरीर प्रस्तुत कीजिए, या हमें शरीर चाहिए, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, तो क्या किसी को भी बिना कारण के गिरफ्तार कर लिए तो वो आदेश जारी करके बोल सकता है कि ठीक है उसको पेश किया जाए। फिर क्या परमादेश, ठीक है, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, इंग्लिश में क्या था, वी कमांड, और उसका मेन वर्ड क्या था, नहीं मिल रहा है, वी कमांड, चलो उसका इंग्लिश में वर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, परमादेश, हम आदेश देते हैं और वो क्या आदेश देते हैं, कोई पालन नहीं कर रहा है किसी, हाँ मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, मैंडेमस मतलब परमादेश, परम आदेश है, इसको मानना ही पड़ेगा, सबसे ऊपर, ठीक, सबसे ऊपर का आदेश। तो बोला कोई पालन नहीं कर रहा, किसी को काम करना चाहिए था, नहीं कर रहे, वो लिख के देगा कि भाई ये काम होना चाहिए, काम किस बात का किया है आपको, ठीक है, ये हो गया मैंडेमस। फिर एक था प्रोहिबिशन, एक था सर्सियोरी। प्रोहिबिशन प्रतिषेध और सर्सियोरी उत्प्रेषण, दोनों में डिफरेंस है, ये बताया था, दोनों मिलता जुलता लगता है। दोनों में क्या है, अगर आप अपने दायरे से, आपकी जो सीमा है, आपको जो अधिकार मिले उससे बाहर जाके कोई काम कर रहे हो तो सरकार, न्यायालय उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, प्रोहिबिशन और सर्सियोरी में दोनों में ये बात है, लेकिन प्रोहिबिशन में सिर्फ रोक लगाई, उत्प्रेषण में ऊपर बुला लेगी, ऐसी याद कहते हैं, उत्प्रेषण ऊपर, उत्प्रेषण में ऊपर बुला ली, ऊपर बुला ली मतलब खास करके अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है, हायर कोर्ट को लोअर कोर्ट के लिए जारी किया जाता है, ये भाई ये मामला तुम्हारा नहीं है, इधर इस केस को, इस मामले को ऊपर भेज, ठीक है। और लास्ट था को वारंटो, अधिकार पे इच्छा, किस अधिकार से, ठीक है, जैसे कोई नौकरी ले लिया घूस देके, ठीक है, अब वो घूस देके नौकरी ले लिया, अब उससे तो बाकी का आर्टिकल 16 भंग हो गया ना, रोजगार के समान अवसर, तो जारी करेगा कि किस अधिकार से तुम इस पद पे बैठे हो, ठीक है। अब पूछे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से किस न्यायालय के पास ये ज़्यादा पावर है याचिका जारी करने से, याचिका को बोलते हैं, तो हाई कोर्ट के पास है। उसके दो कारण, नंबर ऑफ याचिका, नंबर ऑफ रिट्स, सुप्रीम कोर्ट 5 जारी करता है, हाई कोर्ट 6वां जारी करता है, इंजंक्शन, अंतरिम, इंटरिम रिलीफ, अंतरिम लाभ, ये, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या था, क्यों हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार हनन होगा, आपका मूल अधिकार हनन हुआ तब जाके याचिका जारी करेगी, लेकिन हाई कोर्ट आपका मौलिक अधिकार हो, विधिक अधिकार हो, कैसा भी अधिकार हनन हुआ उसके लिए भी याचिका जारी कर सकती है। ये 32वां समाप्त। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि राज्य संसद कानून बना के जो सेना है ना, सेना है या जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे पुलिस हो गया, इन लोगों के अधिकारों में कटौती कर सकती है। कारण बताया था, सेना है, सेना में शामिल है, वो पूरा भाषण की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई मुझे, उसको दूसरे देश को अपना कोड बता दिया, सीक्रेट बता दिए, ठीक है, राज बता दिए, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा ना, पूरे देश का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की स्वतंत्रता भंग की जा सकती है, थोड़ा कम की जा सकती है। कौन करेगा? संसद करेगा। कैसे करेगा? कानून बना के करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। कैसे करेगा? कानून बना के करेगा, ठीक है। आर्टिकल 33 बोलता है। आर्टिकल 34 बोलता है कि सैन्य शासन लगे, मार्शल लॉ, सैनिक शासन लगे, मार्शल लगे, अब उससे किसी नागरिक का, किसी व्यक्ति का अगर हनन होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, उसकी क्षतिपूर्ति भी कौन कर सकती है? संसद। कैसे करेगी? कानून बना के। किसी मार्शल लॉ के दौरान, सैनिक शासन के दौरान किसी नागरिक का अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। कौन करेगी? संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी। कैसे करेगी? कानून बनाकर, ठीक है। आर्टिकल 35 बोलते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत सारे पावर किसके पास है? संसद के पास है। ये एक रिपीटेटिव टर्म है, ठीक है। आर्टिकल 16(4) में जो दिया है वही 35 में दिया है। आर्टिकल 33 में जो दिया है वही 35 में दिया है। आर्टिकल जो 34 में दिया है वही 35 में दिया है। 16(4) में क्या बोला है?
16/4 नहीं, 16/3 था, 16/3 था कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। आर्टिकल 16/3 में बोला था निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है, लेकिन इस संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद, पार्लियामेंट बनाएगा एक्ट लाके। तो ये दिया वो आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 में क्या पूरे पावर संसद के पास है, ये बनाया संसद के पास है, ना कि न्यायालय के पास। आगे चल के कंफ्यूजन हो सकता है कि अभी तक तो न्यायालय पढ़ रहे थे कि ये रक्षा करेगा, ये बचाव करेगा। न्यायालय के पास पावर नहीं है, संसद के पास पावर है आर्टिकल 35 में। तो 16/3 में जो बात दी गई थी वो था लिबरेशन। आर्टिकल 33 में बोला है कि सैनिक में जो जुड़े हुए हैं या जो डिफेंस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, चाहे रॉ हो, आईबी हो, है ना, पुलिस हो, इन लोगों की अधिकार में कटौती कर सकती है। कौन करेगा? संसद करेगा, न्यायालय नहीं करेगा, संसद करेगा। कैसे करेगा? कानून बना। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के तहत किसी को क्षतिपूर्ति प्रोवाइड करना है, एक कंपनसेशन देना है, कौन करेगा? संसद करेगा। कैसे करेगा? कानून बना के। सारे प्रोविजंस पार्ट्स किसमें दिए? आर्टिकल 35 में। ये था खत्म मौलिक अधिकार। ठीक है, ये देखिए प्रियम्बल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस बीच में शेड्यूल बता दिया था, 12 शेड्यूल, और मौलिक कर्तव्य बताया। मौलिक कर्तव्य 4A में, 4A में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं थे, नहीं थे ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितना कर्तव्य थे? 10। शुरुआत में एक भी नहीं थे, 10 थे। 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। भाभी दोस्त ने चलो ये तो आता है सर। ठीक है, शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत डीपीएसपी अभी बताऊंगा कि डीपीएसपी को नहीं बता रहा हूँ। 4A 4 के बाद आएगा, 4A 4 के बाद आया, बीच में बता दिया था, उसका रिवीजन नहीं कराया था कल परसों में, और ग्रुप में भेजा भी नहीं था उसको पॉइंट, याद कराया था, याद हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तौर पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य। 4A आर्टिकल 4 कैपिटल ए, 4A मतलब संविधान के संशोधन के द्वारा जुड़ा। ठीक, शुरुआत में कितने थे? एक भी नहीं थे। 42 के बाद कितने हुए? 10। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002, उसके बाद कितने हुआ? 11। एक और जुड़ गया, 11 जुड़ गया। ठीक, अभी 10, 1 से लेकर 11 तक कितने थे? अच्छा, ना सिर्फ सरदार स्वर्ण समिति ये मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई है, पूछता है कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थी। ठीक है, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। ठीक, अब क्या था मौलिक कर्तव्य? देखो 11। पहला थे सबसे ऊपर आपके लिए क्या संविधान है? राष्ट्रगान है। ठीक है, और राष्ट्रध्वज है। राष्ट्रगान दिया हुआ, राष्ट्रगीत नहीं दिया हुआ। राष्ट्रगान दिया हुआ, जन गण मन हो रहा, गीत नहीं दिया हुआ। तो क्या चीज मेंशन है? पूछ सकता है। राष्ट्रगान है, संविधान है, और राष्ट्रगीत नहीं है, बोल रहा हूँ। राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, और संविधान है, ये ऊपर है। उसके बाद क्या? जो देश को आजादी दिलाने वाली, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाली जो भावनाएं हैं, ठीक है, उनका सम्मान करना है, उसको अपने हृदय में संजोए रखना, ये दूसरा बोलता है। आर्टिकल तीसरा कर्तव्य क्या बोलता है? देश की वो चौथा था, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना। तीसरा कर्तव्य बोल रहा हूँ, चौथा देश की एकता और अखंडता था। ठीक है, पांचवा क्या था? 5 पांडव भाई, और भाई की कौन? एक द्रौपदी। तो भातृत्व की भावना 5 में, और महिलाओं का सम्मान ये भी किसमें? 5 में। छठवां में 6 से संस्कृति, 6 से 6 संस्कृति, 7 से 6 तो क्या? संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, अच्छा आर्टिकल जो मौलिक कर्तव्य है 4 में, तीसरा था भारत देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना, और 4 में है भारत की रक्षा करना। ठीक है, और आह्वान करने पर आपको योगदान देना है। ठीक है, 5 में था 5 पांडव से भाई याद किए थे, उन भाई की एक वो भाई है, उसकी भाई है द्रौपदी। तो महिलाओं का सम्मान, वहाँ भाई से याद रखना, महिलाओं का सम्मान।
और 5 भाई सहना भातृत्व की भावना विकसित करनी, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, हिंदू मुस्लिम। स से संस्कृति की रक्षा करनी है आपको, भारत देश की संस्कृति, ठीक है। 7 क्या 7 दिन पानी डालना है, पर्यावरण की रक्षा 7 दिन। अभी सबको ध्यान रखना, जैसे पर्यावरण की रक्षा एक बार पूछा था क्वेश्चन में, पर्यावरण संबंधी कहाँ बात दी है, एक तो 7 में ये मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है 7वें पॉइंट में, और अभी डीपीएस भी पढ़ोगे वहाँ पे भी आया है, डीपीएस में भी आया है, ठीक है। तो 7 दिन पानी देना है, तो पर्यावरण की रक्षा करना है 7 में। 8 में क्या था, आइंस्टाइन के पास याद किए थे, ठीक है। 8 जैसे बाल है उसका, ठीक है। आइंस्टाइन का साइंटिस्ट प्रवृत्ति रखनी है आपको, साइंटिस्ट सोच रखना है, ठीक है। 8 वाली सोच रखनी है, 8 वाली नहीं, ठीक है। तो साइंटिस्ट प्रवृत्ति का आपको रखना है। 9वां क्या था, 9 ग्रह 7 में आए तो आपके पास पैसा आएंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी का आपको ऐसा नहीं कि अपना प्रॉपर्टी तो बचा कर रखते हो, देश की प्रॉपर्टी है ऐसा तो ऐसा। 10 में क्या था, 10 10 on 10 1 नंबर परफॉर्मेंस, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है सभी फील्ड में, ठीक है। ये एक्सीलेंस की ओर आपको अग्रसर होना। 10 और 11वां था 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 द्वारा माता पिता का कर्तव्य है या गार्जियन का, जिसको पाल पोस रहा है गार्जियन का, कि क्या करेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाएगा, ठीक है। कहाँ जरूरी है, क्या है सर, 0 से 6 वाला कहाँ है? 0 से 6 डीपीएस में, 3 में 6 से 14, 4 में 0 से 6 आर्टिकल 45 में, ठीक। फिर 6 से 14 4A में 6 14 0 6 6 14। उसके बाद 5 में क्या है, 5 में कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए आइडिया कुछ नहीं ठीक है, बस इतना ही, बस पढ़ाई करवाते रहोगे बच्चों को। ये हुआ 11 आपका क्या कवर, मौलिक करवाएंगे। शेड्यूल देखें तो 12 शेड्यूल, पहले नाम बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, शपथ लेंगे, बांटने का, कहाँ शेड्यूल ले लिया है, तो उसके लिए कहाँ जाओगे, नाम बनाओगे, पैसा कमाओगे, शपथ लोगे, बांटने का, कहाँ शेड्यूल ले लिया, उसके लिए कहाँ जाओगे, नाम बनाओगे। तो क्या नाम है, भारत के कौन कौन से उसके नाम है, टेरिटरीज हैं, सारे स्टेट्स के नाम है, यूनियन टेरिटरीज के नाम है, उसका लोकेशन बाउंड्री सब दिया हुआ है शेड्यूल 1 में, ठीक है। शुरुआत में कितने शेड्यूल थे, 8 थे, ठीक है। इसके बाद 4 जुड़ा हुआ है, सब अमेंडमेंट के, 9वां शेड्यूल जुड़ा हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जुड़ा, ठीक। ठीक, पहला शेड्यूल नाम है, दूसरा शेड्यूल नाम बनाएंगे, फिर क्या कमाओगे, पैसा कमाओगे। तो पैसा कमाओगे उससे क्या, सारे के सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका सैलरी मेंशन करता है शेड्यूल 2 में, ठीक है। फिर शेड्यूल 3 में क्या है, शपथ है, शपथ लेंगे, शपथ ओथ है। इसमें राष्ट्रपति का शपथ शामिल है क्या, नहीं है, क्यों, योग्यता सहित शपथ, योग्यता कौन सा आर्टिकल था, 58, योग्यता है 58। फिर योग्यता सहित शपथ करके याद किए थे, योग्यता सहित तो शपथ तो आ गया ना, योग्यता सहित शपथ 60 में आ गया, ठीक है। ऐसी वाइस प्रेसिडेंट का भी याद करो तो वहां भी शपथ मिल जाएगा। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ का मेंशन नहीं है शेड्यूल 3 में, ठीक। जब आर्टिकल में मेंशन है तो शेड्यूल 3 में नहीं। फिर चौथे में क्या शपथ ले रही, किस क्या करने का, बांटने का, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है शेड्यूल 4। 5 में क्या, शेड्यूल एरिया का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये शेड्यूल 5 में दिया हुआ है। शेड्यूल 6 में भी एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, लेकिन कहाँ, 80 mm का, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, क्यों, मणि पहले आगे एक्सेलरेट किए थे क्योंकि कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं, मणि पहले आगे एक्सेलरेट किए, शेड्यूल 6 हुआ। फिर 7 नॉर्मली याद रखने वाला था, 7 में 7 लिस्ट जारी होता है, लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। समवर्ती सूची का विषय, इतना क्लियर। ये सब किसमें, 7 में।
तीनों जहन में। शेड्यूल 7, शेड्यूल 8 में क्या था? भाषा सूची। 8 8 8 8 क्या है? भाषा शैली यूज कर रहे हो ऐसे, कुछ हुआ भाषा, ठीक है। भाषा क्या है इसमें? 8 शेड्यूल में भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज। अभी वर्तमान 22 भाषा आदि अनुसूची में जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर 9वीं अनुसूची जोड़े गए थे ऐसे कानून, लैंड रिफॉर्म संबंधी है, भूमि सुधार संबंधित कानून है, और ऐसे कानून को डाल दिया गया जिसमें बोला गया कि ये सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाद में भी वर्तमान स्थिति क्या है? सही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है। न्यायालय हर चीज में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर क्वेश्चन बनता भी है ना, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, न्यायालय इसमें संशोधन मतलब इसका रिव्यू कर सकता है कि इसमें रिव्यू कर सकता है कि इसमें रिव्यू कर सकता है, क्या न्यायालय सबका रिव्यू कर सकता है, ठीक है। नियम कानून क्या बोलते होंगे? संविधान के तहत भले सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करने का प्रयास किया गया हो, लेकिन क्वेश्चन में दिखे तो मैं खैर लाइन से पढ़ाते तो जाऊंगा, लेकिन हर किसी में हस्तक्षेप कर सकते हैं न्यायालय, ठीक है। पूरा का पूरा अमेंडमेंट ही डिलीट कर दिया था, एनजे वाला एक अमेंडमेंट आया था 99 अमेंडमेंट, ठीक है। कोई वो नहीं, सरदार जी थे कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, मूड खराब हुआ, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कुछ एक प्रोविजन से जो मैच नहीं खा रहे थे, बहुत देर हो गया, सरदार जी कंझा गए, पूरा पूरा उड़ा दिया उसका, ठीक है। 10 11 फिर 12 हो गया, हटा दिए, एनजे की पूरा हटा दिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग को कैसे चुनना है वो बताया गया था उसमें, ठीक है। पूरा पूरा सिस्टम हटा दिया, तो न्यायालय सब कर सकता है, ठीक है। फिर ये था 9 10 में था दल बदल 10, ठीक है। दल बदल 10वां संविधान संशोधन 10वां अनुसूची, किसमें क्या? उसमें क्या है? दल बदल संबंधी कानून है, दल बदल संबंधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ से बदल। अब इसका भी अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट? जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट से, पहले अमेंडमेंट से जोड़ा गया ना 1951 से, किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची पूछेगा किससे, तो 10 को कैसे देना? 5 × 2 क्या होता है? 10 होता है। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 10वां, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वां अनुसूची जोड़ा गया, और इसका ईयर याद नहीं आ रहा है, आगे बता दूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में पंचायती राज है, 12वां अनुसूची में नगरीय निकाय। पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां 1992 की 93 1992 92, ठीक, वो लागू 93 हुआ 92। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 है, इसके तहत 73वें के तहत 11वां अनुसूची जोड़ा गया, 74वां के तहत 12वां जोड़ा गया। तो ये शेड्यूल खत्म, 1 से लेके 12 तक शेड्यूल खत्म, ठीक है। पहले अमेंडमेंट के तहत 9वां अनुसूची जोड़ा गया, 52वें के तहत 5 × 10 10वां अनुसूची जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया 73वें के तहत, 74वां के द्वारा 12वां जोड़ा गया। ये शेड्यूल, ठीक है, याद रहेगा, इतना क्लियर। तो जो लिस्ट है संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया? पुस्तक कौन से देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसको कैसे याद किया हूँ? ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से याद किया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया क्या खेल कूद में हर जगह आगे है, ठीक है। क्रिकेट में बोल लो, फुटबॉल भी अच्छा खेलता है, ठीक है, फुटबॉल भी, हॉकी भी अच्छा खेलता है, ओलंपिक में पदक भी जीत के लाया है, ठीक है, स्विमिंग हर चीज़ में तो आगे ही है, उसका हर जगह हर लिस्ट में नाम रहता है। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, याद आया। उसका इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कैसे रखते थे इमरजेंसी? वो हिटलर को याद करना, वो ऐसे ही काम रहा था। इमरजेंसी मतलब एकदम कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई तो इमरजेंसी, तो हिटलर तो लाता ही था। हिटलर मतलब कौन? जर्मनी, और जर्मनी मतलब इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कहाँ से लिए? ठीक है। संविधान संशोधन वाला कंसेप्ट, संविधान संशोधन पार्ट 20 में दिया है, ठीक है। संविधान संशोधन वाला नहीं, पार्ट 20 में तो इमरजेंसी छोड़ो, किसमें दिया? छोड़ो। पार्ट संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। इसको मैं कैसे याद किया था? आप लोगों को लगे कि ये कैसे जुड़ रहा है, कड़ी शायद ना हटा हो, लेकिन मैं संविधान संशोधन मतलब क्या, पहले जो था उसको चेंज कर दिया, संविधान संशोधन कर दिया, चेंज कर दिया। इसको कैसे याद किया? एक मैच मेरे को याद आता है, 7वीं 8वीं क्लास में था मैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग किया, 434 रन मार दिया, ठीक है। उसके बाद वो इतना रन चेज ही नहीं किया गया था कभी, उसको छोड़ दो, 400 के ऊपर कोई टच हुआ था तो चेज नहीं किया गया था, लेकिन उसने संशोधन ला दिया। किसने? दक्षिण अफ्रीका से। वो मैच याद है तो हम लोग पैदा भी नहीं हो सकते। हाँ, हर्षल किस मारा था, शॉन पोलक ठोक दिया था उसमें,
और 8वें 9वें में बैट्समैन आ रहे हैं, चौका छक्का मारा, ऐसा कुछ था 8वें 9वें ऑर्डर में। तो दक्षिण अफ्रीका ने संशोधन ला दिया था। तो संशोधन किससे लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका। ऐसे याद क्यों? आप वो क्रिकेट मैच आपको जहन में बसा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आज वो मैच जाके देखना तब याद होगा। ठीक है, तो 434 रन मारे थे, 4 पीट के खेले 434, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसा टीम मार रहा है, इतने अच्छे बॉलर, ब्रेटली जैसे बॉलर। ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीका उठ रहा है, छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है, जैसे वही अगर 200 रन का टारगेट होता है, ये जीवन से भी क्रिकेट के टारगेट और जीवन के टारगेट काफ़ी मेल जोल रखते हैं। जैसे टारगेट 200 रन रहता है तो बनेगा कितने ओवर में? अगर एकदम कम रन भी बन गया, 200 रन भी बन गया, तो 48, 49, 50 ओवर इतने तक ही जाता है। क्यों? फिर जो सेकंड टीम वाली बैटिंग रहती है उसका टारगेट क्या रहता है? 200 रन चेस करना है। तो वो 200 रन के हिसाब से कभी ये नहीं सोचेंगे कि 20 ओवर में ही खेल खत्म कर दें, उस मैच को 49 ओवर 50 ओवर तक ले जाते हैं। ऐसे ही होता है, कितने मैच देख लेना, बहुत कम ऐसा हो गया कोई बैट्समैन ही है जिसका नेचर ये साले को ठोकना पीटना, जैसे वो गेल हो गया या सहवाग हो गया, ऐसे लोग आ रहे हैं तो अलग बात है। बाकी अगर 200 रन भी चेस, 100 रन भी चेस करना हो तो एकदम धीरे 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 उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन 400 रन चेस करना हो उस हिसाब से खेलेंगे और उसको भी 48, 49, 50 ओवर में चेस करेंगे। तो वैसे भी आपका भी लाइफ का टारगेट वैसे आप सोचोगे नेक्स्ट मंथ एग्जाम है उसके हिसाब से पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ोगे। 1 साल बाद एग्जाम रहेगा ना तो ऐसे ही पढ़ोगे। पढ़ना उतना ही रहेगा जो आप 1 महीने पढ़ोगे वो 1 साल में पढ़ोगे, या जो 1 साल में पढ़ना रहेगा ना, टारगेट नज़दीक आता है तो 1 महीने में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल ये संविधान संशोधन किससे है बोला? दक्षिण अफ्रीका से। आज किसका रिविजन? प्रियम्बल खत्म कराया था, मतलब जो प्रियम्बल 1 दिन लगा रहा होगा, आधा दिन लगा होगा, पूरा प्रियम्बल रिविजन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 वापस देख लेते हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया बोला मैंने? आयरलैंड से। डीपीएसपी में पूरा कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। और आया मतलब आया टेक बात करती है, आया से कहाँ से आया? आयरलैंड। ठीक है, 36 से 51। ठीक है, 36वां क्या बोलता है? डेफिनेशन देता है किसका? स्टेट का। क्या बोलता है? वही डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में है। ठीक है, फिर आर्टिकल 37 में 3 बातें दी गई। पहला, एनफोर्सेबल नहीं है, जो डीपीएसपी के प्रोविजन एनफोर्सेबल नहीं है, वाद्य योगी नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर भी मूलभूत है, ये 37 का 2 बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, फिर भी मूलभूत है, फंडामेंटल है। ठीक है, शासन चलाने के लिए मूलभूत है, शासन चलाने के लिए फंडामेंटल है। ठीक है, फिर 37 का 3 बोलता है कि राज्य इसको लागू करने के लिए कानून बनाएगी, कानून बनाकर लागू करेंगे। 38 में क्या था? व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय? ठीक। 39 में भी 39A में समान न्याय का है प्रोविजन, 39 में जोड़े गए और सभी को निःशुल्क सहायता 39A। और 39 में 39 स्मॉल a b c d e ये सब बात कहते हैं। ए में था स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए जीविकोपार्जन का समान अवसर। बी में नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। सी में बोलता है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। और डी में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। एक काम महिला कर रही है उसी काम को पुरुष भी कर रही है तो दोनों को सैलरी बराबर देना चाहिए। ऐसे नहीं महिला है तो कम दिए, पुरुष है तो ज़्यादा दिए, ऐसा नहीं। ई में महिलाओं बच्चे के लिए वेलफेयर वाला पॉइंट था। ठीक है, इसी में एक पॉइंट बताया 39 स्मॉल बी 39 स्मॉल सी में जो प्रोविजन दिया गया है, तो ये मामला कहाँ से निकला? इंदिरा गांधी ने क्या किया था? वो प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। राजा महाराजा को इस अधिकार मिल रहे थे, आज से बंद। ठीक है, एक बार किसी राजा के घर ऐसी बैठने गई थी, चाय पीने जैसे जाते हैं वैसी कौन गई थी? इंदिरा गांधी चाय पीने। तो उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया और खिला दिया। प्रधानमंत्री को कैसा हेयर स्टाइल रखिए, उसका भी हेयर स्टाइल देखो, इंदिरा गांधी का, आइंस्टाइन और इंदिरा गांधी दोनों का हेयर स्टाइल 8 रिजेंबल्स मतलब सबसे सदृश होना। ठीक है, तो उसका खिला दिया उसको, है क्या जीते जैसे हो। आप भी वो बोली मैं ऐसे बात करते हो, मैं देश की रानी हूँ, ठीक है, मैं संभाल देश को। बोले मैं भी राजा हूँ, मेरे को भी अधिकार मिले, मेरे को बस। ठीक है, कल से एक सब दाना पानी समाप्त कर दी प्री पर। ठीक है, और क्या बैंक गई होगी बच्चे को, कौन था बच्चा उसका? संजय गांधी। ठीक, छोटा सा बैंक वाले ने काम नहीं किया, बैंक मैनेजर ने, ठीक है, शिकायत की ऊपर। अरे हाँ ठीक है, देखता हूँ बोल के उसको टरका दिए। बोले कि मेरे बेटे को लाइन लगना पड़ गया, नेशनलाइजेशन। ठीक है, तुरंत नेशनलाइजेशन। तो 14 अप्रैल 1969 को, 14 अप्रैल था
1 अप्रैल था ना, ठीक है। 14 बैंकों का किया था नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये मामला चैलेंज हो गया था कोर्ट में, रुस्तम कवासी ने किया और एक कोई राजा महाराजा था। कस्टमर का फोन होगा उठा लो, कस्टमर कॉल बैक कर लेना बाद में। तो क्या बता रहा था, फिर इधर ये मामला चले गया था कहाँ, कोर्ट में। अब इंदिरा गांधी पूरा बहुमत हासिल था ना इंदिरा गांधी को, ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद ये मोदी जी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा शायद, उसका इतना बहुमत का, तो बहुमत प्राप्त था उनको इंदिरा गांधी सरकार को। तुरंत एक अमेंडमेंट लाई, उसके तहत 31 सीट जोड़ दिया। कौन सा अमेंडमेंट? 25वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है। 24वां जोड़ा गया था 1970, जिसमें क्या था 24 में क्या था, राष्ट्रपति कंपल्सरी साइन करेगा। पूरा अमेंडमेंट याद रखना ना, ऐसे मेरे तरफ नहीं देखना। 24वां क्या था तो मेरे तरफ ही देखना, आप ही बता दो क्या था, ऐसा नहीं आपको बताना है। 25वां में क्या बोला कि अगर 39 बी और सी का टकराव किससे हो, फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकारों से हो, तो कौन सा लागू होगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? 39 बी सी को, मौलिक अधिकार को दबा दिया जाएगा 39 बी। फिर आगे एक बार में मिनरवा में इस मामले में इसको दबाया गया, बोला गया कि पूरे फंडामेंटल राइट्स का टकराव नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14 और 19 को। मतलब अगर आर्टिकल 14, 19, 31 का टकराव होगा तो मतलब आर्टिकल 20 का टकराव होगा तो 20 को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। 12, 13 या 15, 16 इन सब का टकराव होगा तो 15, 16 को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन टकराव हो गया 14 से, टकराव हो गया 19 से, टकराव हो गया 31 से, किससे टकराव? 39 बी और सी से, तो किसको प्राथमिकता देगी? 39 बी और सी को, ठीक है। वही किया गया, ठीक। तो ये पॉइंट लाया गया 31 सी में दिया गया है। फिर आगे चल के 31 को ही हटा दिए गए, तो अब क्या बचता है? वर्तमान में 14 और 19 का टकराव हो गया, तो ये ठीक क्लियर। और 39 देखें, 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में एक काम और एक डिग्री होना चाहिए, तो एक काम दिया जाएगा, शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा 41 में। अब काम मिल गया, भाव बढ़ गया। 42 में क्या है? मानवोचित दशाएं, काम करने के लिए एकदम मानव जैसी उचित दशाएं, और प्रसूति सहायता, ठीक है, प्रसूति सहायता, ठीक है। और ये हो गया आपका 42वां। 43वां में काम हो गया, बढ़िया ढंग का हो गया, फिर पैसे भी बराबर मिलने चाहिए और भाव बढ़िया। तो 43वें में पैसे से रिलेटेड है, मतलब बराबर वेतन देगी, जीवन निर्वाह करने लायक वेतन, ठीक है, रोजी रोटी चल सके ऐसा वेतन है। 44वें में आगे जाके खंडीय में बात कर लेंगे। 44वें में सिविल को कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। एक गोवा ऐसा राज्य जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं है। आर्टिकल 45 बोलते हैं 45 को 1.5 महीने का फ्री कोर्स है अपना, फ्री क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स 1.5 महीना 45 दिन फ्री क्रैश कोर्स, मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए वहाँ पे प्रावधान है निःशुल्क शिक्षा के, ठीक क्लियर। आर्टिकल 47 में क्या है बता देता हूँ, अगर ऊपर से ना जा रहा हो तो। 46 नहीं बताना। 46 में ST/SC या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्रावधान है। ST/SC या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दुर्बल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके लिए प्रावधान है 46 में। 47 में जैसे 7 दिन पानी डालना है, तो वहाँ 7 में याद किए थे 7वां कर्तव्य क्या था? पर्यावरण। ऐसे आपको 7 दिन हेल्दी खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, ठीक है। या पी रहे हो तो 7 दिन नहीं पीना चाहिए, डेली पी रहे हो और आके गदवा कर रहे हो, गदवा पढ़ाया तो जाती है, घरेलू कार्य कौन गदवा जाती पी पा के आ रहे हो, डेली पकड़े हो, ऐसा नहीं। तो 7 दिन नहीं पीना चाहिए, लेकिन 7 दिन कैसा पौष्टिक आहार जरूर खाना चाहिए, तो पीना नहीं चाहिए 7 दिन। तो 47 में भी उससे पौष्टिक आहार से रिलेटेड और मादक द्रव्यों से। फिर आएगा 48 आएगा, 48 का याद करो, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं 9-16 वाला समझ आ रहा है? पॉलिटिक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बोल रहे हो करके मैं 2-3 बार रिपीट करा रहा हूँ, और ये सार्थक साबित होगा, ठीक है, उपयोगी रहेगा। तो बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, किसी की याद होगा तो कल जाएगा, इसको याद है सर वही बता रहे, नहीं बताते, डेली खींच रहे नहीं, मेरे को भी याद होगा, जैसे मैं बता पा रहा हूँ ना, जो बोलो ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रियम्बल से अभी 48 तक पहुंच गए, ऐसे आगे बताते आर्टिकल 1 से जो 395 तक है वहां तक पहुंचेंगे।
वहाँ तक मैं भी बताऊंगा, वहाँ तक आपको भी बताने का मौका दूंगा। आपको भी याद रहेगा, डेली 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 रिपीट होगा। प्रियम्बल शुरू दिन 1 घंटे में बताया, 5 मिनट रिवीजन, 2 मिनट में रिवीजन होगा, और ऐसे डेली याद हो जाएगा। तो रिवाइज करना है आपको, ठीक है, अनजाना नहीं है, मैं भी बताऊँ तो भी अनजाना नहीं, डेली पढ़ना आप लोगों को। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं।